रिबॉर्न ऑफ मिस्टीरियस मोनार्क एपिसोड 2। आधी रात के अंधेरे में एक काला साया मेंशन के गार्डन से होते हुए सारे गार्ड से बचते हुए बिना किसी के भनक लगे मेंशन से बाहर निकला। थोड़ा आगे चलने के बाद वह साया रोड के साइड में लगे ब्लैक कार में बैठकर वहां से निकल गया। थोड़ी देर बाद वह ब्लैक कार कैलिफोर्निया के सबसे खतरनाक जहां पब्लिक का जाना मना है उस जंगल के बाहर आकर रुका। गाड़ी रुकने पर उसमें वही काला साया निकला। उसके साथ एक और आदमी निकला जिसने भी काले कपड़े और चेहरे पर मास्क लगाया था। दोनों तेज कदमों से जंगल के अंदर जाने लगे। जंगल से कई सारे जानवरों की आवाजें आ रही थी लेकिन दोनों को कोई फर्क नहीं पड़ा। जंगल के बीच में आगे के बाद उनको एक छोटा सा गुफा दिखा। दोनों उस गुफा में इंटर किए। उनके एंटर करते ही वहां मसाला जलने लगा। आगे खड़ा वो काला साया उस गुफा के एक तरफ से छोटा सा पत्थर हटाया तो वहां एक डिजिटल स्क्रीन शो होने लगा। वो इंसान वहां कुछ पासवर्ड डाला तो उस गुफा के अंदर से एक रास्ता खुला। दोनों उस दरवाजे से अंदर चले गए तो बाहर सब पहले जैसा हो गया। गुफा के अंदर एक काफी बड़ा स्क्रैक्ट बेस बना था। अंदर एक तरफ कई सारे गार्ड्स अपनी ट्रेनिंग कर रहे थे। उनके साथ कई सारे ब्लैक ड्रेस पहने गार्ड बिना किसी एक्सप्रेशन के खड़े उन्हें देख रहे थे। इसी बेस के दूसरी तरफ एक डिजिटल दुनिया था, साथ ही एक हाई टेक लैब था। वहां कुछ सफेद कोट पहने डॉक्टर और साइंटिस्ट काम कर रहे थे। इस जहां पर ज्यादातर काम रोबोट कर रहे थे। वह काला साया सब कुछ देख रहा था, तभी उसके सामने एक लड़का जिसकी उम्र 26 साल होगा वह आकर सिर झुका बिना किसी एक्सप्रेशन के बोला, क्वीन उनको हेल्थ चेंबर में रखा गया है। उस लड़के की बात सुन वह काला साया जो कि क्वीन थी वह हेल्थ चेंबर की ओर बढ़ने लगी। वह तीनों जैसे जैसे आगे बढ़ने लगे उनके कानों की लोगों के दर्द में चीखने चिल्लाने रोने की आवाज आने लगा। तीनों एक बड़े से सेल के बाहर आकर रुके तो एक गार्ड उस सेल का दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खुलने के साथ ही उस सेल में लाइट जलने लगा। अंदर 5 लोगों को रस्सियों से बंद कर रखा गया था। पांचों की हालत काफी खराब था। उनके शरीर पर अनेक तरह के जख्म थे। तीनों इस वक्त बेहोश थे। तीनों के अंदर आते ही एक गार्ड उस सेल में एक चेयर लगा दिया जिस पर क्वीन बैठ गई। बाकी दोनों उसके पीछे हाथ बांधकर खड़े हो गए। क्वीन अपनी कोल्ड आवाज में इनको होश में लाओ। उसके ऐसा कहते ही गार्ड्स उन पर नमक और मिर्ची वाला गर्म पानी डाले। जैसे ही पानी उनके घाव पर लगा पांचों चिल्लाते हुए उठ गए। उन पांचों की आवाज सुन चेयर पर बैठी क्वीन अपनी खतरनाक आवाज में शुपअप आई डोंट लाइक नॉइस सो कीप क्वाइट। उसके ऐसा बोलते ही वहां शांति छा गया। वही अपने सामने माफिया वर्ल्ड की सबसे खतरनाक रूथलेस माफिया डार्क क्वीन को देख उन पांचों में से 4 की हालत खराब हो गया। ये पांचों लियो, मैरिया, डेल्टन, हेनरी एंड मार्टिन थे और उनके सामने इस वक्त आही यानी जन्नत अपने माफिया क्वीन के अवतार में खड़ी थी। डार्क क्वीन की पहचान उसका यूनिक ब्लैक मास्क और उसकी वो सबसे खतरनाक हरी आंखें हैं जो माफिया बनते ही किसी मॉन्स्टर के जैसे लगने लगता है। जब इन पांचों को जेल ले जाया रहा था उसी वक्त जन्नत अपने गार्ड से बोल उसको वहां से गायब कर कैलिफोर्निया के अपने इस स्क्रैक्ट बेस में लाने को बोल दी थी। वो इन पांचों को अपने हाथ से सजा देना चाहती है। आखिर आज इनके कारण असली आही इस दुनिया में नहीं थी। मार्टिन अपनी डर भरी कांपती आवाज में माफिया क्वीन, व्हाई आर यू कैच अस? हैव वी मेक अ मिस्टेक? इफ वी डिड एनी मिस्टेक प्लीज फॉरगिव अस। प्लीज क्वीन, माफिया क्वीन, आपने हमें क्यों पकड़ा है? क्या हमसे कोई गलती हुई है? अगर हमसे अनजाने में कोई गलती हुई है तो प्लीज हमें माफ कर दीजिए। प्लीज क्वीन। मार्टिन की बात सुन जन्नत जोर जोर से हंसने लगी, फिर अचानक अपने चेहरे से मास्क निकाल दी। मास्क के पीछे आही के खूबसूरत चेहरे को देख उन पांचों के साथ जन्नत के पीछे खड़े दोनों इंसान भी हैरान रह गए लेकिन दोनों चुप रहे। अपने सामने आही को देख जहां लियो, डेल्टन, हेनरी और मार्टिन की हालत खराब हो गया। उनको समझ आ गया डार्क क्वीन यही लड़की है। लेकिन मैरिया के आंखों में नफरत दिखने लगा। वो गुस्से में पागल होकर आही पर चिल्लाते हुए, यू ब्लडी पुअर गर्ल, हाउ डेयर टू किडनैप अस? डू यू फॉरगेट हु आई एम? फिर हंसते हुए, आई थिंक यू फॉरगेट व्हाट आई डिड लास्ट टाइम टू यू इन दैट क्लब। डू यू रिमेंबर दैट नाइट? मुझे लगता है पिछली बार मैंने जो तुम्हारे साथ उस क्लब में किया था वह भूल चुकी हो। क्या तुम्हें वो रात याद है या भूल गई? मैरिया के बोलते ही वहां का तापमान अचानक गिरने लगा। जानट की आंखें गुस्से में ब्लड शॉट रेड हो गया। उसके सामने उस रात का क्लब वाला सीन घूमने लगा। उस दिन लियो और मैरिया आही को जबरदस्ती क्लब लेकर गए थे। मैरिया का प्लान आही को एक रात के लिए बेचना था। धोखे से वह आही के ड्रिंक में ड्रग मिलाकर उसको पिला दी, फिर उसको धोखे से उस इंसान के रूम में छोड़ आई जिसके साथ मैरिया का डील हुआ था।
उस रात मरिया को लगा था आही को होश नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं था। वो पूरी तरफ बेहोश नहीं हुई। मरिया के जाते ही वो उस रूम से बाहर निकल क्लब के बाहर आ गई। लेकिन अब तक उसकी हालत खराब हो गया था, गर्मी से उसका बुरा हाल हो गया। उसी वक्त निशा और जॉन वहां पहुंच गए। उन दोनों को कुछ वक्त पहले आही ही बुलाई थी। आही की हालत देख पहले दोनों डर गए, लेकिन फिर जल्दी से उसको हॉस्पिटल लेकर गए। 2-3 बाद आही को होश आया था। ये सब याद करते हुए जानट का ऑरा भयानक हो गया। अचानक वो अपने हाथ में लिए चाकू को मरिया की ओर फेंकी तो वहां उसकी दर्द भरी चीख गूंज गया, जिसे सुन बाकी के चारों दर्द से कांप गए। वो चाकू मरिया के चेहरे पर लगा था, जहां से खून निकलने लगा। जनत अपनी लाल आंखों से उसे घूरते हुए सर्द आवाज में, तुम्हें बहुत शौक है ना लड़कियों को ड्रग करके लड़कों के पास भेजने का? तो आज तुम्हें पता चलेगा जबरदस्ती क्या होता है। इतना बोल जनत अपने पॉकेट से एक इंजेक्शन निकाल मरिया को लगा दी। जनत के इंजेक्शन लगाते हुए मरिया के शरीर में हल्का हल्का दर्द शुरू होने लगा। मरिया डरते हुए, क्या किया तुमने मेरे साथ? जनत शैतान के जैसे हंसते हुए, कुछ नहीं, बस वही किया जो तुम बाकी लड़कियों के साथ करती हो। एक छोटा सा ड्रग दिया है। इस ड्रग के कारण पहले तुम्हारे अंदर गर्मी बढ़ेगा, जिसके कारण तुम किसी के करीब जाना चाहोगी। लेकिन ये तुम्हारी सजा का अंत नहीं, शुरुआत होगा। तुम जैसे ही किसी से फिजिकल होंगी, तुम्हारे अंदर जो केमिकल डाला है वो एक्टिव हो जाएगा, तुम्हारे शरीर की गर्मी बढ़ते जाएगा। कुछ वक्त बाद तुम्हारी हड्डियां टूटने लगेगा, उसके बाद वो गलने कुछ देर बाद तुम्हारे शरीर से स्किन अलग होने लगेगा। दर्द से तुम पागल होने लाओगी, लेकिन उस दर्द का अंत नहीं होगा। वो दर्द ना ही तुम्हें जीने देगा और ना ही मारने। तुमने एक मासूम लड़की का दिल दुखाया, उसे धोखा दिया, उसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगा। जनत की पूरी बात सुन मैरिया के साथ बाकी चारों की हालत खराब होने लगा। जनत के इशारा करने पर मैरिया को खोल दिया गया। कुछ मिनट बाद जनत के बोले अनुसार उसका गर्मी से बुरा हाल होने लगा। मरिया चिल्लाते हुए अपने कपड़े उतराने लगी, जिसे देख जनत के चेहरे पर खतरनाक मुस्कान आ गया। वो अपने गार्ड को कुछ इशारा की, जिसे समझ वो बाहर चला गया। कुछ देर बाद वहां 3 आदमी जो दिखने में काफी खतरनाक लग रहे थे वहां आए। तीनों जानट को ग्रिट कर मैरिया को लेकर बगल वाले रूम में चले गए। अलगे ही पल वहां से मैरिया की चीखें आने लगा, जिससे सुन जनत के चेहरे पर अजीब सी मुस्कान आ गया। वही बाकी चारों कांपने लगे। अपनी बेटी की ऐसी हालत देख मार्टिन रोने लगा। मरिया की दर्दनाक चीख सुनकर लियो, डेल्टन और हेनरी की हालत डर से खराब हो गया। वो लोग सोचने लगे, जब लड़की होने के बाद भी मरिया को इतनी दर्दनाक सजा मिला तो उनका क्या होगा। लेकिन उनको यह नहीं पता था, ये सजा लड़की होने पर नहीं बल्कि धोखा देने पर उसको मिला है। जब से जानट को अपनों से धोखा मिला था, तब से उसको धोखों और गद्दारी से नफरत हो गया था। धोखा देने वालों को जानट सबसे खतरनाक मौत देती थी। वही मार्टिन अपनी बेटी की दर्दनाक चीखें सुन पागलों के जैसे चिल्लाने लगे, जिसे सुन जानट गुस्से में अपनी जगह से उठ एक झटके में मार्टिन की जीभ को उसके मुंह से अलग कर बेहद डरावनी आवाज में किसी साइको के जैसे, क्लोज योर माउथ बिकॉज आई हेट नॉइस स्पेशली व्हेन समवन स्क्रीम फ्रंट ऑफ मी। अब ये सुन बाकी तीनों की आवाज जैसे मुंह में रह गया। तीनों डर भरी नजरों से अपने सामने बैठी मौत की रानी को देखने लगे। उनके पास बोलने को कुछ था ही नहीं, वह अच्छे से जानते थे अगर उन्होंने सफाई दी तो उसकी मौत उम्मीद से ज्यादा खतरनाक होगा। अब जानट का ध्यान अब लियो पर गया, जो उसे ही अपनी डर भरी नजरों से देख रहा था। लियो को देख जानट के फेस पर बेहद खतरनाक मुस्कान आ गया। जानट अपनी कोल्ड आवाज में, नाउ पनिशमेंट टाइम। तुम्हारी गलती सबसे बड़ी है। तुमने ना सिर्फ एक लड़की के विश्वास और उसके दिल को तोड़ा, बल्कि उसके जज्बात का भी मजाक बनाकर रख दिया। अरे अगर मुकाबला करना था तो आही के सामने से करते, ऐसे पीठ पीछे उसे धोखा देकर तुमने साबित कर दिया तुम किसी के भी दया के काबिल नहीं हो। आज तुम्हें तुम्हारे किए की सजा और आही को इंसाफ मिलेगा। फिर उसके चेहरे को पकड़, तुम्हें अपने इस चेहरे से बहुत प्यार है ना? इसी मासूम चेहरे का उसकर मासूम लड़कियों को अपने प्यार के जाल में फंसाते हो ना? क्या हो जब तुम्हारे पास ये चेहरा और बॉडी ना हो? इतना बोल जानट लियो को भी एक इंजेक्शन लगा दी। जानट के इंजेक्शन लगाते ही लियो की दर्दनाक चीख गुजने लगा, जिसे सुन एक पल के लिए जानट के पीछे खड़ा वह लड़का दूसरे लड़के से चिपक गया। उस इंजेक्शन के कारण लियो का स्किन फटने लगा और उसकी हड्डियां बाहर निकलने लगा। उतना में एक गार्ड मैरिया को भी उनके पास ले आया। उसके शरीर की सारी हड्डियां टूट गया था, वह सिर्फ एक मांस का ढांचा लगा रही थी। दोनों की ऐसी हालत देख एक पल के लिए वहां खड़े गार्ड भी कांप गए। डार्क गेम अपने दुश्मनों को हमेशा ही दर्दनाक मौत देती थी।
खासकर धोखा लेने वालों को, लेकिन इतनी बेरहमी वो पहली बार की थी। फिर जानत लियो, मैरिया के साथ उन तीनों को जिंदा एसिड के कंटेनर में डलवा दी। इसी के साथ आही के दुश्मनों का अंत हो गया। जानत हेल चेंबर से निकल अपने बेस वाले ऑफिस में आ गई, उसके पीछे वो दो लड़के भी आ गए। जानत अपने दुश्मनों को टच करने के लिए कई तरह ड्रग और जहर बनाई थी। वह हाथ में मारने की जगह बिना छुए टच करके दर्दनाक मौत देने में विश्वास रखती है। जानत को दुनिया के हर तरह की जगह का ज्ञान है। जानत ऑफिस में आकर अपने चेयर पर बैठ सिर को चेयर से टिका ली। वही दोनों लड़के उसके सामने आकर खड़े हो गए। चलिए इन दोनों के बारे में जान लेते हैं। पहले लड़के का नाम माइकल, उम्र 27 साल। यह एक जर्मन है। इनके माता पिता के मारने के बाद इनका परिवार इनको को इनकी बहन को घर से निकाल सारी प्रॉपर्टी हथिया लिया। उसी वक्त वीर की मुलाकात जानत से हुआ। अपने फैमिली के खोने के बाद जानत का मकसद अपने दुश्मनों से बदला लेना था। माइकल को भी अपने दुश्मनों से बदला लेना था। फिर माइकल और उसकी बहन जानत के टीम में शामिल हो गए। वीर डार्क क्वीन का राइट हैंड है। जानत के माफिया वर्ल्ड का काम यही देखते हैं। वीर जानत के भरोसेमंद आदमी में से एक है। दूसरे लड़के का नाम मानिक मेहरा, उम्र 26 साल। ये भी जानत के खास आदमी में से एक है। मानिक जानत के पिता इब्राहिम बोरस के पर्सनल असिस्टेंट का बेटा है। सालों पहले हुए उस ब्लास्ट में मानिक के डैड की जान भी गई थी। मानिक जानत का पर्सनल असिस्टेंट है। यह उसके ऑफिस का काम देखते हैं। मानिक मजाकिया किस्म का इंसान है। जानत को यह अपनी बहन मानता है। ऐसे ही जानत की टीम में 3 और लोग हैं जिन पर जानत भरोसा करती है। इन पांचों के अलावा आज तक किसी ने जानत का असली चेहरा नहीं देखा था। अब आते हैं कहानी पर। मानिक को भले ही जानत से डर लग रहा था, फिर भी उसको जानना था ये लड़की कौन है, क्योंकि यह उसके बॉस कम बहन का चेहरा नहीं था। मानिक अपने डर को छुपा अपनी सख्त आवाज में जानत से, कौन हो तुम? और हमारे बॉस की जगह पर क्यों आई हो? हमारी बॉस कहाँ है? फिर आही के मासूम चेहरे को देख, बच्चा तुम बहुत मासूम हो और यह जगह बहुत खतरनाक है, तुम्हें डर लगा सकता है। मैं आपका बड़े भाई जैसा हूं, इसलिए बताओ बच्चा, हमारी बॉस कहाँ है? बच्चे इतनी खतरनाक जगह पर नहीं आते। मानिक की बात सुन जानत उसको ऐसे देखने लगी जैसे किसी पागल को देख रही हो। वही सवाल तो वीर भी पूछना चाहता था, लेकिन मानिक के सवाल सुन वह भी जानत के जैसे अजीब नजरों से देखने लगा। वीर बोलना चाहता था, बेवकूफ, किस एंगल से तुम्हें ये लड़की डरने वाली लगती है? कुछ देख पहले ये 5 लोगों को बेरहमी से मार दी और अभी भी इस मानिक बेवकूफ को लगा रहा है यह मासूम बच्ची है। जानत अपनी कोल्ड आवाज मानिक में, लगता है तुम अपनी पिछली बार वाले पनिशमेंट को भूल चुके हो। क्या लूसी और जैकी के साथ फिर से मैं तुम्हें डेट पर भेज देती हूँ, वो भी अफ्रीका के जंगल में, कैसा रहेगा? जानट की बात सुन मानिक उसको आंखें फाड़े देखने लगा। उसका का डर से गला सूखने लगा। वही वीर भी हैरान रह गया। आखिर इस लड़की को उनके बॉस के पेट के बारे में कैसे पता है? फिर जानट वीर से, क्या तुम्हें भी जानना है मैं तुम्हारी बॉस हूं या नहीं? जानट की कोल्ड आवाज सुन वीर अपनी इमोशन लेस आवाज में, नहीं, मुझे यकीन है आप हमारी बॉस हो, लेकिन बॉस आप पीछे 1 महीने से कहाँ थी? उस आइलैंड पर हुए ब्लास्ट के बाद हमने आपको बहुत ढूंढने की कोशिश की, लेकिन आप हमें नहीं मिली। वो तीनों अभी भी आपको सभी जगह ढूंढ रहे हैं। और आपके चेहरे के साथ क्या हुआ? और आपका उम्र? जानट वीर के सवाल को अच्छे से समझ रही थी, इसलिए वह उसको अपने रिबर्थ साथ ही मारते वक्त कामरान के बोली बातें भी बता दी। जानट की बात सुन वीर, जिसके चेहरे पर कभी कोई एक्सप्रेशन नहीं आता, वह भी मानिक के जैसे आंखें फाड़े जानट को देखने लगा। सच ही तो था, आज के समय में रिबर्थ पर कौन ही यकीन करता है, और इन जैसे माफिया तो बिल्कुल नहीं, लेकिन सच इनके सामने था। अचानक मानिक खुशी से चिल्लाते हुए, इक्वल्स ओ माय गॉड आई कांट बिलीव, मतलब हमारी बॉस अब लिटिल गर्ल बन गई। फिर आही के फेस को देख, आप पहले भी सुंदर थी, लेकिन अब आप पहले से भी ज्यादा क्यूट और खूबसूरत हो गई है। और आप कितनी छोटी लगा रही है। अब तो मैं पक्का आपका बड़ा भाई हो गया, इसलिए अब आप मुझे भाई बोलोगे। मानिक की बात सुन जानत उसको घूरने लगी, जिसे महसूस कर मानिक सकपका कर अपने दांत दिखा दिया। मानिक जानत से 2 साल बड़ा था, इसलिए वह चाहता था जानत उसको भाई बोले, लेकिन जानत उसको हमेशा घूरने लगती। मानिक मुंह बनाकर, ऐसे घूरने से मैं चुप नहीं होने वहां, अब मैं आपसे उम्र से 8 साल बड़ा हूं, इसलिए अब आपको मुझे भाई बोलना होगा। जानत बचपन से मानिक को जानती थी, उसकी कोई बहन नहीं थी, इसलिए वह हमेशा से चाहता था जानत उसको भाई बोले, लेकिन जानत उसको भाई कभी नहीं बोली।
जानट अपना सिर हिला। वीर से वीर, तुम डैड के मौत को फिर से इन्वेस्टिगेट करो। मुझे लगता है हम जितना सोच रहे हैं बात उससे गहरी है। हमने पहले इस बात पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन डैड जैसे इंटरनेशनल माफिया जिसके पास माफिया वर्ल्ड के आधा पावर है, वह चाहे तो मिनटों में किसी देश को गायब कर सकते हैं। उनको कुछ माफिया मिलकर कैसे मार सकता है? हो ना हो इन सब के पीछे कामरान का साथ जरूर कोई पावरफुल इंसान दे रहा था। तुम डैड के सारे दुश्मनों का पता करो, फिर अपनी जगह से उठते हुए, और हाँ, जब तक जरूरी ना हो तब तक मुझे कॉल मत करना, और उन तीनों को भी बुला लो। इतना बोल वहां से निकल गई। मानिक उसके पीछे भागते हुए, लिटिल एंगल अपने भाई के लिए रुको। मानिक की बात सुन वीर नगवारी में अपना सिर हिला दिया। अब मानिक रुकने वाला नहीं था। जानट अपने रूम में बैठी अपनी पिछली और आज की जिंदगी के बारे में सोच रही थी। उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था। कामरान की बताए बार बार उसके जहन में आता, इसलिए वह चाहकर भी उसे भूल नहीं पाती। जानट के लाइफ का आज तक एक ही मकसद था, लेकिन आही के शरीर में आने के बाद वह चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रही थी, इसलिए वह आही के लाइफ को एक्कपेट नहीं कर पा रही थी। क्योंकि आही के जिंदगी में कई लोगों की जिंदगी जुड़ी थी। पहले अगर उसको कुछ हो जाता तो कोई रोने वाला नहीं था। उसके कुछ दोस्त थे, लेकिन उनके लाइफ पर भी ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता। लेकिन अब ऐसा नहीं था। अगर उसको अभी एक खरोच भी आ जाए तो पूरी विल्सन फैमिली परेशान हो जाती। उसके दिमाग में एक ही सवाल आता, आखिर आही उसे अपना शरीर, अपनी जिंदगी क्यों दी? वह अपने सवालों के जवाब जानना चाहती थी, लेकिन उसके पास कोई जरिया नहीं था। जानट अभी अपने सोच में गुम थी, तभी उसको एक लड़की की प्यारी आवाज आई, आप जो सोच रही है उसे करना इतना भी मुश्किल नहीं है। इस आवाज को सुन जानट आवाज वाली दिशा में देखने लगी। जैसे ही जानट की आंखें सामने खड़ी लड़की पर गया, उसके आंखों में हैरानी के साथ खुशी के भाव दिखने लगे। इस वक्त जानट के सामने असली आही अपने असली अवतार में खड़ी थी। आही को देख जानट उसको देखते रह गई। आही के को देख जानट के दिल की बेचैनी बिल्कुल शांत हो गया। आही के कपड़े भी कुछ हद तक मायापरी के जैसे थे, लेकिन उसके चेहरे पर मायापरी से कहीं ज्यादा और दिव्य था। आही किसी भी तरह से साधारण इंसान नहीं लगा रही थी, जिसे जानट भी समझ गई, लेकिन उसके सामने उसकी छोटी बहन खड़ी थी। जानट अपनी आंखों में कई तरह के इमोशन लिए हल्की आवाज में, लिटिल गर्ल, आखिर तुम मुझे क्यों अकेले छोड़कर चली गई? तुम्हें तो अपनी जिंदगी से प्यार था ना? आही मुस्कुराते हुए एंगल दी, जरूरी नहीं हमारी सारी चाहत पूरी हो, कुछ चाहत अधूरे रह जाते हैं, और जो किस्मत में होता है उसे हम चाहकर भी नहीं बदल सकते। जानट आही की बातें अच्छे से समझ रही थी, फिर भी उसको अपने सवालों के जवाब चाहिए था। जानट आही को देखते हुए, तुमने ऐसा क्यों किया? मैं कैसे सामना करूं तुम्हारी फैमिली का? आही मुस्कुराते हुए अपनी शांत आवाज में दी, आपको याद है एक बार आपने मुझे बताया था आपको भी बिल्कुल मेरी जैसी लाइफ और मेरी जैसी प्यार करने वाली फैमिली चाहिए। जानट मुस्कुराते हुए, हाँ मुझे याद है, और तुमने कहा था तुम्हारी फैमिली भविष्य में मेरी फैमिली होंगी, और भविष्य में मुझे तुम्हारी फैमिली मतलब हमारी फैमिली का ध्यान रखना होगा। तुमने तो मुझसे प्रॉमिस भी लिया था। आही जानट को देखते हुए, मेरी वह बातें कोई मजाक नहीं, सच था। मेरी फैमिली अब आपकी फैमिली है, और यह अब मेरी नहीं आपकी लाइफ है। अब आप इस लाइफ को केयरफ्री जी सकती है। आपके पास वो सब है जो आपकी चाहता थी। जानट परेशान होकर, लेकिन मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? यह मेरी जिंदगी नहीं है, ना ही मेरा परिवार है, ये सब तुम्हारा है, और तुम्हारी फैमिली तुमसे बहुत प्यार करती है। मुझे ऐसा लग रहा जैसे मैं उनको धोखा दे रही हूँ। आही जानट को समझाते हुए दी, आपका सोचना गलत है। आपको ऐसा क्यों लगता? आप हमारी फैमिली को धोखा दे रही हो। आज आपके इस परिवार में खुशियां हैं। भले ही पहले यह मेरी जिंदगी थी, लेकिन अब यह आपकी है। जिस पल आपका रिबर्थ मेरे शरीर में हुआ, तब से यह मेरी नहीं आपकी जिंदगी हो गई। जैसे एक बच्चे का जन्म जिस परिवार में होता है, उसके बाद वो परिवार और वहां के रिश्ते उस बच्चे के हो जाते हैं, वैसे ही आपके रिबर्थ के बाद इस शरीर के सारे रिश्ते और इसकी जिंदगी आपकी हो गई। अब मेरा इस जिंदगी पर कोई अधिकार नहीं है। मेरा यकीन मानिए, आप किसी को धोखा नहीं दे रही। यह आपकी जिंदगी और आपका परिवार है, इसलिए आप अपने परिवार को दिल में अपनाएं। प्लीज आप वैसी जिंदगी जियो जो हमेशा से जीना चाहती थी। जानट, मैं तुम्हारी बातों को समझ रही हूँ, लेकिन मुझे ही ऐसा मौका क्यों मिला? तुम्हें क्यों नहीं? आही गंभीर लहजे में, वक्त आने पर आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल जाएगा। अभी के लिए इतना समझ ले, आपका जन्म किसी खास उपदेश से हुआ था, लेकिन वह कार्य पूरा करने से पहले आपकी मौत हो गई, इसलिए आपको दूसरा मौका उस कार्य को पूरा करने के लिए मिला है। आही की बात सुन जानट के दिमाग के कई सवाल आने लगे।
जिसे समझ आही मुस्कुराते हुए बोली, हम जानते हैं आपके मन में बहुत से सवाल होगा और उनका जवाब हम चाहकर भी नहीं दे सकते, उसके लिए आपको इंतजार करना होगा। जहां तक बात रही हमारी, तो आप हमारी चिंता ना करें। हमारा जन्म आपके मदद के लिए हुआ था और हमने वह किया। अब हम अपनी दुनिया में वापस आ चुके हैं। अब आप अपनी यह नई जिंदगी अच्छे से जिए। आज से आपका नया सफर शुरू होता है। आपको जब भी हमारी जरूरत हो हमें याद कारण। फिर जाते हुए आही अपने चेहरे पर हल्की मुस्कान लिए बोली, यह जिंदगी आपकी है और इसके रिश्ते भी आपके हैं। आपको सब कुछ दिल से अपनाना होगा, तभी आपको आगे का रास्ता मिलेगा। इतना बोल वो जैसे आई वैसे चली गई। आही की बात सुन जानट के दिमाग में कई सारे सवाल आए, लेकिन उन सवालों को वक्त पर छोड़ वह अपनी नई जिंदगी के बारे में सोचने लगी। अब जानट के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गया। जानट, आही, मैं तुमसे और खुद से प्रॉमिस करती हूँ, आज के बाद मैं अपनी इस नई लाइफ को अच्छे से जीऊंगी। तुम हमारी फैमिली की टेंशन मत लेना। आज से मैं आयरा विल्सन हूँ और यह फैमिली मेरी है। मैं दुनिया नई आयरा से मिलेगी। जानट खुद से इतना बोल अपने बेड पर लेट गई। आज सालों बाद उसके चेहरे पर निश्चल मुस्कान आया था। जानट सुकून से सो गई। नेक्स्ट डे आही अपने रूम में सुकून से सोई थी। रीबर्थ के बाद आज पहली बार जानट को इतनी सुकून भरी नींद आया था। आही के रूम का धीरे से गेट खुला और वहां से एरिक और एल्बर्ट अंदर आए। अंदर आते ही उसकी नजर अपनी प्रिंसेस पर गया, जो दुनिया जहां से बेखबर सुकून से अपने बेड पर सोई थी। अपनी बहन को देखते हुए दोनों के चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान आ गया। एल्बर्ट एरिक से, भाई हमारी प्रिंसेस कितनी मासूम है, देखिए कैसे दुनिया जहां से बेखबर सुकून से सोई है। एरिक के चेहरे पर भी हल्की मुस्कान आ गया। हमारी प्रिंसेस बहुत मासूम है और हमें अपनी प्रिंसेस के इसी मासूमियत को इस दुनिया से बचाना है। एल्बर्ट परेशानी भरे लहजे में, लेकिन भाई हम कब तक प्रिंसेस को इस दुनिया से बचा पाएगी? कभी ना कभी तो प्रिंसेस को अकेले सबका सामना करना होगा। और मैं नहीं चाहता इस बार के जैसा मेरी बहन के साथ वापस कुछ गलत हो, वापस कोई उसकी मासूमियत का फायदा उठाए। अगर दोबारा ऐसा हुआ तो हमारी बहन टूट जाएगी। अब भाई इनको कौन बताए, अब इनकी बहन को नहीं दुनिया को इनकी बहन से डरना होगा। एरिक कुछ सोचते हुए, डोंट वरी, अब ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं अपनी प्रिंसेस को बहुत स्ट्रांग बनाऊंगा। एल्बर्ट भी सहमति में सिर हिला दिया। कुछ देर बाद आही एरिक और एल्बर्ट के साथ रेडी होकर नीचे बाकी सबके पास आ गई। आज उसके चेहरे पर एक मुस्कान था जिसे देख सब खुश हो गए। जानत सबको देखते हुए अपने मन में, ये परिवार मेरा है और मैं अपने परिवार को हमेशा खुश रखूंगी, सबको हमेशा प्रोटेक्ट करूंगी। ये सब बोलते हुए जानट के आंखों में अजीब से एहसास था। ब्रेकफास्ट करने के बाद आही सबके साथ बैठकर बात करने लगी। आही अभी बात कर ही रही थी, अचानक कोई उस पर आकर कूद गया। आही अपने फैमिली के साथ बैठी उनसे बातें कर रही थी। भले ही वो अभी तक सबके साथ आही के जैसी खुलकर बातें नहीं कर रही थी, लेकिन आज उसके फेस पर एक प्यारी सी मुस्कान था जिसे देख पूरा परिवार खुश हो गया। आरती जी और दिव्या जी को उनके पति कल रात में ही जो कुछ उसके साथ में हुआ वो बता दिए। अपनी बच्ची के साथ हुए इस धोखे को जान दोनों आही के लिए काफी परेशान हो गए, लेकिन उनकी बच्ची उनके पास सही सलामत है, ये जान दोनों को सुकून मिला। दोनों नहीं चाहती थी उसकी बच्ची अपनी बुरी यादों को याद करे, इसलिए दोनों सुबह से आही के साथ ही थी। आही बैठी सबसे बातें कर रही थी, तभी अचानक कोई उसके ऊपर आकर कूदा। वो अभी कुछ सोचती या समझती उससे पहले दो लोग आकर उसके दोनों तरफ से लिपट गए। आही उन सबके बीच पूरी तरह से दब गई। इस वक्त आही के ऊपर एक लड़की लेटी थी, वही दो लड़के उसको दोनों तरफ से जकड़े थे। जनत इनको अच्छे से जानती थी। ये तीनों हैं आही के बचपन के दोस्त जो आही से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। इनके ग्रुप की जान आही में बसती है। आही जब कैम्ब्रिज जा रही थी तो ये भी जाना चाहते थे, लेकिन इनका स्टीम आही से डिफरेंट था। लड़की का नाम नैन्सी स्मिथ, उम्र 19 साल। ये बहुत ही ज्यादा हंसमुख और शरारती है। यह आही की बेस्ट फ्रेंड है। स्मिथ फैमिली की प्रिंसेस। स्मिथ फैमिली भी यूनाइटेड स्टेट की टॉप 5 रिच फैमिली में से एक है। डिनायल स्मिथ, उम्र 19 साल। यह नैन्सी के ट्विन ब्रदर है। यह नैन्सी से 20 मिनट बड़े हैं और समझदार भी है। यह अपनी बहन से उल्टा शांत है। सबके फैलाए रायते को साफ करना इनका काम है। तीसरा लड़का निक ब्राउन, उम्र 20 साल। ये भी नैन्सी के जैसे शरारती है। ब्राउन फैमिली भी यूनाइटेड स्टेट की पावरफुल फैमिली है। अपने दोस्तों के साथ रहने के लिए ये बचपन में एक ही क्लास में 2 बार रह गए। इन चारों की दोस्ती प्ले स्कूल से है। चारों की जान एक दूसरे में बसती है। बचपन से ज्यादातर इनका समय आही के घर पर बीतता है। इन सब का मेंशन एक ही एरिया में है।
आरती जी मुस्कुराते हुए दिव्या से, दिवी तुमने अच्छा किया जो बच्चों को बुला लिया। अब अपने दोस्तों के साथ रहने पर हमारी बच्ची अपनी बुरी यादों को भूल जाएगी। दिव्या जी हाँ माँ, मैंने भी यही सोचा था। फिर मुस्कुराते हुए, ये लोग जब तक मिलते हैं तब तक मैं इनके लिए कुछ खाने को लेकर आती हूँ, नहीं तो थोड़ी देर में बचपन के जैसे चिल्लाने लगेंगे। आरती जी हंसते हुए, तुम सही बोल रही हो, जाओ। फिर दिव्या जी किचन की ओर बढ़ गई। आही दबी हुई आवाज में, गाइस प्लीज लीव में। क्या तुम लोग मुझे सैंडविच बनाकर ही छोड़ने वाले हो या दबा कर मारने वाले हो? आही की आवाज सुन तीनों उससे अगल हो गए। उनके अलग होते ही आही गहरी गहरी सांस लेने लगी। तभी नैन्सी फिर से आही को गले लगा, खुशी से चहकते हुए, ओ ओह माय एंगल, फाइनली यू कम बैक, आई एम सो हैप्पी, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। नैन्सी की खुशी भरी आवाज सुन आही के चेहरे पर भी मुस्कान आ गया। तभी निक नैन्सी को आही से अलग कर उसे अपने गले लगा। ओए मोटी मेरी एंजल से दूर हट, कहीं तुम्हारे वजन से मेरी डॉल जैसी एंजल दब ना जाए। फिर आही के सिर को सहलाते हुए, एंगल तुम ठीक हो ना, कहीं दर्द तो नहीं हो रहा? जहां निक की बात सुन आही डिनायल के साथ पूरी विल्सन फैमिली हंसने लगी। वही नैन्सी गुस्से में निक को आही से अलग कर, निक के बच्चे मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। जरूर तेरी आंखें खराब है, जाकर डॉक्टर को दिखा। मैं तुझे किस एंगल से मोटी लग रही हूं? मोटा तो तू है, बिल्कुल भैंस के जैसे, तभी तो दिन भर खाता रहता है। मेरे फिगर पर यूनाइटेड स्टेट के लड़के मारते हैं, बोल एटीट्यूड से अपने बाल पीछे की ओर झटकी। निक अपनी आंखें छोटी कर नैन्सी को ऊपर से नीचे देखते हुए, इंसान कुत्ता बिल्ली अगर चाहे तो शेर पाले, लेकिन तेरे जैसा गलत फैमिली ना पाले। और मुझे तो लगता है जो लड़के तुझ पर मारते हैं जरूर उनके दिमाग में या फिर आंखों में प्रॉब्लम है। तुझ जैसी छोटी और ऊपर से मोटी लड़की पर लड़के मर रहे हैं। बोल हंसने लगा। वही नैन्सी उसको अपनी खूंखार नजरों से घूरने लगी। निक हंसते हुए, छोटन की मोटा मैं नहीं तू है, एक तो इतनी छोटी ऊपर से इतनी मोटी, गोलगप्पे के जैसी लगती है। शुक्र मना हम लोग तेरे दोस्त बन गए, नहीं तो तेरे जैसी मोटी से कौन ही दोस्ती करता। निक की बात सुन नैन्सी गुस्से में चिल्लाते हुए, कमीने मैं तेरी जान ले लूंगी, तेरी हिम्मत कैसे हुआ मुझे छोटन की बोलने की, आज तेरी मौत मेरे हाथ से होगा। ये सुन निक अपनी जगह से उठ सोफे के नीचे कूदते हुए नैन्सी को चिढ़ाते हुए कहा, अब छोटन की को छोटन की नहीं बोलूं तो क्या, बुर्ज खलीफा बोलू, बोल भागने लगा। वही नैन्सी उसके पीछे मारने के लिए दौड़ने लगी। उसके हाथ में जो आता उसको उठा निक को मारने लगी। उसकी हरकत पर सब लोग हंसने लगे, आही भी हंसने लगी। जन्नत को ये सब काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था। वो ऐसा कुछ पहली बार देखी थी, उसको बचपन जीने का मौका मिला कहा था। इधर डिनायल आही के गले लगा, एंजल कैसी हो? आही मुस्कुराते हुए, मैं ठीक हूं, तुम बताओ कैसे हो? डिनायल मुस्कुराते हुए निक और नैन्सी की ओर इशारा कर, तुम्हें क्या लगता है इन दोनों के होते हुए मैं कैसा हो सकता हूं? निक और नैन्सी की हरकत देख आही हंसने लगी। दरअसल निक और नैन्सी हमेशा ऐसे ही लड़ते रहते। ऐसा नहीं है, नैन्सी की हाइट बहुत कम है, उसकी हाइट 5 फीट 3 इंचेस है, लेकिन इनके ग्रुप में जहां आही की हाइट 5 फीट 8 इंचेस है, वही निक और डिनायल की हाइट भी 6 फीट के करीब है। नैन्सी दिखने में हेल्दी है, इसलिए निक उसको चिढ़ाता है। नैन्सी अच्छे से जानती है निक सिर्फ उसको चिढ़ा रहा है, लेकिन फिर भी उसको गुस्सा आ जाता। दिव्या जी किचन से अपने हाथ में बच्चों के लिए नाश्ता लाते हुए प्यार भरी आवाज में निक और नैन्सी से बोली, बच्चों अब मस्ती करना बंद करो और आकर कुछ खा लो, उसके बाद जीता चाहे उतना खेलना। दिव्या जी की बात सुन दोनों निक और नैन्सी जो एक दूसरे से लड़ रहे थे वह भागकर उनके पास आ गए। दोनों को दिव्या जेड के हाथों का खाना बहुत अच्छा लगता था। ये तीनों बचपन से ज्यादातर विल्सन मेंशन में ही रहते थे, क्योंकि इनको अपनी फैमिली का उतना अटेंशन नहीं मिल पाता जीता आही के घर पर मिलता। ऐसा नहीं है स्मिथ और ब्राउन फैमिली अपने बच्चों से प्यार नहीं करती, बस काम के चक्कर में उनको मौका नहीं मिला। दिव्या जेड के बोलते ही निक और नैन्सी नाश्ते पर टूट पड़े। आही और डिनायल भी खाने लगे। वहां कुछ ही वक्त में खुशी भरा माहौल हो गया। नाश्ता करने के बाद चारों सोफे पर लेट गए। उसके नाश्ता करने के बाद एरिक उनको देख अपने चेहरे पर हल्की मुस्कान लिए बोला, वैसे मेरे पास तुम लोग के लिए एक सरप्राइज है। सरप्राइज का नाम सुन चारों के कान खड़े हो गए। वही नैन्सी और निक तो कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड हो गए। नैन्सी एक्साइटेड होकर, वाह सरप्राइज, वो भी हमारे लिए। फिर एरिक से खुश होकर, बिग ब्रो बताओ ना हमारे लिए क्या सरप्राइज है। निक भी अपनी चमकती आंखों से एरिक को देखते हुए, जल्दी बताओ ना ब्रो, मुझसे वेट नहीं हो रहा। सरप्राइज के नाम पर आही और डिनायल के आंखों में भी चमक दिखने लगा। उनकी एक्साइटमेंट देख एरिक मुस्कुराते हुए जैसे ही उनको अपना सरप्राइज बताया।
वो चारों अपनी आंखें और मुंह खले हैरानी से एरिक को देखने लगे। उनके एक्सप्रेशन देख एरिक, रॉबर्ट, एडवर्ड और एल्बर्ट हंसने लगी, लेकिन आरती और दिव्या जी अपने बच्चों को हैरानी में देखने लगी। सरप्राइज का नाम सुन निक, नैन्सी, डिनायल और आही चारों काफी एक्साइटेड हो गए। उनको इतना एक्साइटेड देख एरिक उन पर अपने सरप्राइज का बॉम्ब फोड़ते हुए बोला, तुम चारों नेक्स्ट वीक अपने फिजिकल ट्रेनिंग के लिए मिलिट्री कैंप जा रहे हो। तुम लोग की ट्रेनिंग 3 महीने की होंगी, इसलिए तुम लोग 3 महीने तक वहीं रहोगे। एरिक की बात सुन आही, नैन्सी, निक और डिनायल को सरप्राइज से ज्यादा शौक लगा। चारों अपने मुंह खोले और आंखें फाड़े एरिक को देखने लगे। उनके लिए ये सुरपीस से ज्यादा शौक था। उन चारों के रिएक्शन देख पूरा परिवार हंसने लगे, शिवाय आरती जी और दिव्या जी को छोड़कर वो दोनों भी हैरान होकर एरिक को देखने लगे। एल्बर्ट अपनी हंसी को दावते हुए उन चारों से, यार तुम चारों भाई का सरप्राइज सुन इतना खुश हो गए कि अब कुछ बोल ही नहीं पा रहे हो। माना तुम्हें भाई का सरप्राइज बहुत अच्छा लगा, इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम लोग मौन व्रत धारण कर लो। एल्बर्ट की आवाज सुन उन चारों को होश आया। निक और नैन्सी जल्दी से एरिक के पास सोफे के नीचे उसके पैरों को पकड़ बैठे, मासूम फेस बनाकर, बिग ब्रो, आप हम जैसे प्यारे और मासूम बच्चों के साथ ऐसा नहीं कर सकते हैं। हम जैसे नन्हे बच्चों पर आप इतना अत्याचार नहीं कर सकते। हम बच्चे उस खतरनाक जगह पर कैसे रहेंगे? गॉड के लिए थोड़ा तो तरस खाओ। निक पप्पी फेस बनकर, बिग ब्रो, ये सरप्राइज कम शौक ज्यादा है हमारे लिए। मैं क्या कहता हूँ, आप अपने इस सरप्राइज को कैंसिल कर दो। हमें इतना बड़ा सरप्राइज नहीं चाहिए। क्यों फ्रेंड्स? बोल अपने चारों दोस्तों को देखे तो चारों मासूम चेहरा बनाकर एक साथ हाँ में सिर हिला दिए। इस वक्त वह चारों जितना फनी उतना ही मासूम लग रहे थे। आही के चेहरे पर भी मासूमियत था। जन्नत के लिए यह मिलिट्री ट्रेनिंग कुछ नहीं है, इनफैक्ट उसके लिए यह अच्छा मौका था अपने बॉडी को स्ट्रांग करने का। वो इससे कहीं ज्यादा खतरनाक ट्रेनिंग कर चुकी थी, लेकिन इस वक्त वह अपने दोस्तों का साथ देना चाहती थी, क्योंकि उसको बहुत मुश्किल से ऐसे दोस्त मिले थे। अब तो चारों की हालत देख एरिक को भी हंसी आने लगा, लेकिन खुद के हंसी को छुपा सख्त आवाज में, तुम लोग का ये ड्रामा मेरे सामने नहीं चलेगा। तुम लोग ट्रेनिंग के लिए जा रहे हो, वहां मेरा एक दोस्त है, वो तुम लोग को ट्रेनिंग देगा। फिर अपनी आंखें छोटी कर, तुम लोग को अभी याद आया कि तुम लोग मासूम बच्चे हो, और जब यही मासूम बच्चे बड़े बड़े कांड करते हैं तो उनकी मासूमियत कहाँ चली जाती है। मुझे तुम लोग के किए सारे कांड का पता है, तो ज्यादा शरीफ ना बनो। एरिक की सख्त आवाज सुन चारों समझ गए उनकी दाल यहाँ नहीं गलने वाली है, इसलिए वो मासूम आंखों से दुखी चेहरा बनाकर आरती जी और दिव्या जी को देखने लगे। अपने बच्चों के चेहरे पर उदासी आरती जी और दिव्या जी से नहीं देखा गया। आरती जी एरिक से, बेटा ये सब अभी बच्चे हैं, इनको वहां भेजने की क्या जरूरत है? वैसे भी मिलिट्री बेस में देश के जवाब अपनी ट्रेनिंग करते हैं, कौन सा इनको मिलिट्री में जाना है? रहने दो ना। दिव्या जी देखो, हमारे फूल जैसे बच्चे कैसे मुरझा गए। हमसे दूर जाने का नाम सुनकर इनको मिलिट्री कैंप मत भेजो। अगर ट्रेनिंग ही करवाना है तो घर पर ट्रेनर बुलवा लो। ये लोग घर पर ट्रेनिंग कर लेंगे है ना बच्चों। दिव्या जी बात सुन उन चारों के आंखें में चमक और चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान लिए हाँ में सिर हिला दिए। एरिक अपनी माँ से, ओ रियली मॉम, मैं ट्रेनर को घर पर बुलवा लूं और ये लोग घर पर ट्रेनिंग कर गए। एरिक की बात सुन आही, निक, नैन्सी, डिनायल, आरती जी और दिव्या जी मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिला दिए। ये देख एरिक एडवर्ड और रॉबर्ट को देखने लगे बोल रहा हो, देख लीजिए आपकी पत्नी क्या बोल रही है। दोनों अपना कंधा उचका दिए। दुनिया के नज़र में भले ही दोनों रूड और हार्टलेस इंसान हैं, लेकिन अपनी पत्नी के आगे दोनों बिगी बिल्ली बन जाते हैं। ये बात एरिक और एल्बर्ट भी अच्छे से जानते हैं। एरिक अपनी आंखें छोटी कर अपनी माँ और दादी को देखते हुए, सीरियस आप लोग चाहते हैं ट्रेनर इनको घर पर आकर ट्रेनिंग देने आएगा? दोनों मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिला दी। जिसे देख एरिक आगे बोला, लगता है आप दोनों पिछली बार का इंसिडेंट भूल गए। कैसे आप दोनों ने इन 4 बंदरों के साथ मिलकर कितनी बुरी तरह से उस ट्रेनर को डराने साथ मारकर यहां से भगाया था, वो भी झाड़ू और बेलन से। आपको पता भी है वह मार्शल आर्ट और टैइक्वांडो में गोल्ड मेडलिस्ट था। उस इंसिडेंट के बाद भी आप लोग ने 4 ट्रेनर के साथ वैसा किया था। और अगर कोई ट्रेनर इन चारों को ट्रेन करने घर पर आएगा तो क्या ये आपके आलसी बच्चे कब तक उसको टिकने देंगे? एरिक की बात सुन वो चारों इधर उधर देखने लगे, वही आरती जी और दिव्या जी का मुंह बन गया। दरअसल कुछ साल पहले जब ये चारों स्कूल में थे तब एरिक इनके लिए ट्रेनर घर पर बुलाया था, इनको प्रोफेशनल ट्रेनिंग देने के लिए। एरिक और एल्बर्ट के साथ नैन्सी और निक के बड़े भाई ने इनको बचपन में काफी कुछ सिखाया था, लेकिन वो बेसिक था और एरिक चाहता था इनको प्रोफेशनल ट्रेनिंग मिले। वो ट्रेनर अपने प्रोफेशन को लेकर काफी सीरियस था।
इसलिए वो इन चारों को काफी स्ट्रिक्ट रूटीन फॉलो करने को बोलता। बचपन से चारों को फिजिकल वर्क पसंद नहीं था सिवाय खेलने के। कुछ ही दिन में इन चारों की हालत खराब हो गया। पहले ये लोग अपने तरीके से उस ट्रेनर को परेशान किए, लेकिन जब इनका दाल नहीं गला तो यह चारों जाकर आरती और दिव्या जी से उस ट्रेनर की कंप्लेन कर दिए, साथ भी उसकी काफी बुराई किए और खुद को मासूम बना दिए। तब क्या था, इन दोनों के अंदर की भारतीय माँ जाग गई, जिनके नजरों में उनका बच्चा हीरा है, और अपने बच्चों का साथ देकर पहले उस ट्रेनर को भूत और चुड़ैल से खूब डराई, फिर उनकी झाड़ू से पिटाई कर मेंशन से भगा दी। उसके बाद के ट्रेनर के साथ भी कुछ वैसा हुआ। उसके बाद कोई भी ट्रेनर यहाँ आने की तैयार नहीं हुआ। इन सब बातों को याद कर रॉबर्ट, एडवर्ड और एल्बर्ट मुंह दबाकर हंसने वाले, क्योंकि जोर से हंसने की हिम्मत उनके अंदर नहीं था। आरती जी मुंह बनाकर, उस निकम्मे प्राणी ढेर हड़ी का तो मेरे सामने नाम भी मत लेना। उसके मेरे मासूम बच्चों को बहुत सताया है। अरे खुद तो खभे जैसे खड़ा रहता और मेरे मासूम बच्चे पर अत्याचार करता। सुबह में कितना भागता, मेरे फूल जैसे बच्चे कैसे मुरझा गए थे। अगर वो उस वक्त नहीं भागता तो मैं उस खोते को धोबी पछाड़ मरती। आरती जी की बात सुन आही, नैन्सी, निक और डिनायल को भी हंसी आने लगा, लेकिन वह अपनी हंसी दावते हुए मासूम बने रहे। भले ही आही के चेहरे पर ज्यादा एक्सप्रेशन नहीं आया, लेकिन वह भी इन सब को एंजॉय कर रही थी। दिव्या जी भी मुंह बनाकर मां सही बोल रही है। उसके कारण 2 दिन के अंदर ही मेरी बच्चों का वजन कितना घट गया था। और इतना ही नहीं, वह इनको घास फूस खाने को बोलता। बताओ जरा, ये भी कोई बात हुई? अरे हमारे बच्चे घी मसाले वाले देशी खाना नहीं खाएंगे तो उनको ताकत कैसे मिलता? वैसे भी बच्चों को कितना पढ़ना पड़ता है। हमारे देश में देशी खाना खाकर ही सब पहलवान बने हैं। अरे इन अंग्रेजी खाने से क्या होगा? अपनी दादी और माँ की बात सुन एरिक नगवारी में अपना सिर हिला दिया। ये दोनों हमेशा ऐसे करते। वही आही, नैन्सी, डिनायल और निक के चेहरे पर 440 वोल्ट का स्माइल आ गया। तभी उनके स्माइल पर ब्रेक लगाते हुए एरिक बोला, अपने दांत दिखने की जरूरत नहीं है, तुम लोग अलगे हफ्ते जा रहे हो, जो भी तैयारी करनी है कर लो। फिर अपनी माँ और दादी से इस बार मैं आप दोनों भी बात नहीं सुनूंगा, इसलिए अपने मासूम बच्चों को बेजाने की तैयारी करिए। ये सुन जहां उन चारों के साथ आरती और दिव्या जी का भी मुंह बन गया, वही एल्बर्ट जोर जोर से उनकी हालत देख हंसने लगा, उसकी हंसी पर ब्रेक लगाते हुए। एरिक बोला, तुम क्यों ऐसे गला फाड़ रहे हो? इनके साथ तुम अभी जा रहे हो? एरिक की ये बात सुन एल्बर्ट का उड़ गया, वही हमारे 4 बंदर हंसने लगे। एल्बर्ट हड़बड़ा कर, लेकिन भाई मैं इन लोगों के साथ क्यों जाऊंगा? मेरी ट्रेनिंग तो कब की कंप्लीट हो गई है, और वैसे भी नेक्स्ट मंथ से मेरी नई मूवी की शूटिंग स्टार्ट होने वाली है। एरिक तेरी मूवी अब 3 महीने बाद स्टार्ट होगा। मैंने बात कर ली और मुझे इन पर भरोसा नहीं, जरूर ये लोग कोई गड़बड़ करेंगे, तुम इन पर नजर रखोगे। अब एल्बर्ट के पास कोई रास्ता नहीं बचा, इसलिए वो जाने के लिए हाँ बोल दिया। एरिक की बात सुन 4 बंदर के साथ एल्बर्ट भी समझ गया अब कुछ नहीं हो सकता। नैन्सी आरती जी से, दादी एंजल के साथ टाइम स्पेंड किए हमें बहुत दिन हो गया, तो क्या हम लोग घूमने जाएं? आरती जी मुस्कुराते हुए, अरे बच्चों ये भी पूछने वाली बात है, जाओ और अच्छे से एंजॉय करना और हमारी लाडो का ध्यान रखना। निक, दादी आप एंगल की टेंशन बिल्कुल मत लो, हम उसका अच्छे से ध्यान रखेंगे। उसके बाद चारों मेंशन से निकल गए। उनके जाते ही आरती जी और दिव्या जी वहां से चली गई। एल्बर्ट भी अपने बाकी काम देखने चला गया, क्योंकि 1 हफ्ते बाद उसको 3 महीने के लिए जो जाना था। उनके जाने के बाद वहां बिल्कुल सन्नाटा छा गया। एडवर्ड एरिक हल्के परेशानी भरे लहजे में, क्या फ्रांसिस को मिलिट्री ट्रेनिंग कैंप भेजा जरूरी है? हम उसे नॉर्मल ट्रेनिंग सेंटर में भी तो भेज सकते हैं ना। तुम्हें भी पता है मिलिट्री की ट्रेनिंग कितना हार्ड होता है, हमारी फ्रांसिस सब कैसे कर पाएगी? एरिक अपने डैड से सीरियस आवाज में, डैड आप फ्रांसिस को जितना कमजोर समझते हैं वो उतना कमजोर भी नहीं है। शी इज वॉरियर। मैं आपकी चिंता समझ सकता हूँ और यकीन मानिए फ्रांसिस को वहां कोई परेशानी नहीं होगा। जहां तक बात रही मिलिट्री ट्रेनिंग की, वो उसके लिए बहुत जरूरी है। मैं नहीं चाहता इस बार जो प्रिंसेस के साथ हुआ वो वापस कभी हो। हमारी प्रिंसेस बहुत मासूम है, उसको लगता है इस दुनिया में उसके जैसे सिर्फ अच्छे लोग हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। भले ही आही हमें बता नहीं रही, लेकिन उसके साथ जो कुछ हुआ है उसके बाद आही के अंदर कुछ तो बदल गया है। अब हमारी प्रिंसेस पहले के जैसे नहीं रही। पहले मुझे उसके आंखों में मासूमियत और सच्चाई दिखता था, लेकिन उस दिन के बाद मुझे उसके आंखों में खालीपन और गहरा दर्द के साथ कई तरह के अनकहे जज्बात दिखते हैं। उसके साथ जो कुछ हुआ है उसके बाद वो अंदर से हिल चुकी है। अब समय आ गया है वो मेंटल के साथ फिजिकली भी स्ट्रांग हो। मैं उसे इतना मजबूत बनाना चाहता हूं कि कोई भी आयरा विल्सन से पंगा लेने से पहले 1000 बार सोचे।
कहीं ना कहीं एरिक की बात रॉबर्ट और एडवर्ड को सही लगा। रॉबर्ट कुछ सोचते हुए, प्रिंसेस का स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है, तभी वो खुद को हमारे और अपने दुश्मनों से प्रोटेक्ट कर पाएगी। हम अपने दुश्मनों से उसे बचा सकते हैं, लेकिन उसको अपने दुश्मनों से खुद सामना करना होगा। आखिर कब तक हम उसे दुनिया से बचा सकते हैं? कभी ना कभी उसके सामने सच आएगा। ये सुन जहां एडवर्ड के आंखों के दर्द के साथ उदासी दिखने लगा, वहीं एरिक की आंखें गुस्से से लाल हो गया। वो खुद से, मैं अपनी प्रिंसेस को कुछ नहीं होने दूंगा, मेरे होते हुए उसको कोई भी हाथ नहीं लगा सकता। फिर एरिक अपने ऑफिस के लिए निकल गया। रॉबर्ट अपने रूम में चले गए, वही एडवर्ड अपने स्टडी रूम में। पता नहीं क्यों, लेकिन रॉबर्ट की बात सुन उसके दिल में बेचैनी होने लगा। आही को खो देने की बेचैनी। ऐसे ही समय बीतने लगा। आही और बाकी बच्चों को एक हफ्ते बाद अपनी ट्रेनिंग के लिए जाना था, इसलिए जाने भी पहले सबने खूब सारी मस्ती की। विल्सन मेंशन में सुबह शाम चारों धमाल मचाते रहते। अब थोड़ा थोड़ा जन्नत भी सबके साथ खुलने लगी थी। जन्नत को ऐसा लग रहा था जैसे वह अपने बचपन में वापस आ गई है। नैन्सी और निक के शरारत में जन्नत भी उनका पूरा साथ देती। आही को वापस नॉर्मल होता देख पूरी विल्सन फैमिली काफी खुश थी। वो वक्त भी आ गया जब इन लोगों को अपने ट्रेनिंग के लिए मिलिट्री कैंप जाना पड़ा। जाते वक्त आरती जी और दिव्या जी तो रोने लगी। वो लोग भी नहीं जाना चाहते थे, लेकिन एरिक की गहरी नजरें महसूस कर उनको जाना पड़ा। तो दोस्तों, यहाँ से हमारी कहानी का नेक्स्ट पार्ट और न्यू ट्विस्ट शुरू होता है। अब कहानी काफी मजेदार होगा। यहाँ से हमें कुछ नए चेहरे देखने को मिलेंगे। 3 साल बाद कैलिफोर्निया रात के अंधेरे में शहर से दूर एक घने से जंगल में कुछ लोगों का ग्रुप सबसे लोगों से छुपकर काफी दिनों से रुके थे। उस ग्रुप में कुल 20 लोग थे जिन्होंने काले कपड़े पहने थे। वहां 3 टेंट लगा था। 10 आदमी अपने हाथ में हाई टेक हथियार लिए उस जगह की निगरानी कर रहे थे। वो लोग काफी चौकन्ना थे। वही बाकी के लोग टेंट में बैठे कुछ काम कर रहे थे। टेंट में कई सारे हथियार रखा था। हथियार की संख्या देख लग रहा था इनका इरादा कुछ ठीक नहीं है। वहां बैठे कुछ लोग बॉम्ब बना रहे थे, साथ ही बॉम्ब को कई सारे डिवाइस में सेट कर रहे थे। बाकी के लोग काम कर रहे थे। वही उनका लीडर फोन पर किसी से कुछ बात कर रहा था। उधर से कुछ बोला गया, जिसे सुन लीडर बोला, सरकार, हम लोग पूरी तरह से तैयार है। कल सूरज उगाने से पहले इन अंग्रेजों की सुबह हमारे धमाके से होगा। यकीन मानिए, इस बार हम इन अंग्रेजों को दिखा देंगे हम क्या चीज है। इतना बोल वो फोन रख दिया। फिर अपने आदमियों से भारी आवाज में बोला, जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, हमें 1 घंटे में यहां से निकलना है। बॉम्ब को अच्छे से सेट करो। इन अंग्रेजों को भी पता चलना चाहिए इनका बाप आया है। बोल हंसने लगा, उसके साथ उसके आदमी भी हंसने लगे। फिर सब अपने अपने काम में लग गए। इस बात से बेखबर कोई इनकी हरकत पर नजर रखा है। उनके टेंट के बाहर कई सारे छोटे छोटे बटरफ्लाई उड़ रहे थे। इनसे थोड़ी दूर पर झरियों को बीच 5 लोगों का ग्रुप, जिन्होंने ऊपर से नीचे तक काले कपड़े पहने थे। उनके शरीर का एक अंग भी नहीं दिख रहा था, सिर्फ उनकी वो काली आंखें ही दिख रहा था। वो पांचों अपने सामने चल रहे छोटे से टैब में टेंट की फुटेज, साथ ही उनकी बातें सुन रहे थे। जैसे जैसे वो उनकी बातें सुनने लगे, इनको गुस्सा आने लगा। पांचों में एक एक आदमी टैब पकड़े इंसान से सीरियस आवाज में बोला, आई थिंक अब हमें एक्शन लेना चाहिए। ये लोग अब यहां से निकलने वाले हैं। उस आदमी की बात सुन बीच वाला इंसान अपने उस तब को एक छोटे से ब्रेसलेट में बदल अपने हाथ में पहन सर्द आवाज में, एवरीवन आर यू रेडी टू टेक योर पोस्चन। उस इंसान की बात सुन सब एक साथ, रेडी कप्तान। उसके बाद सब बिना अपने दुश्मनों के नजर में आए उनके तरफ बढ़ने लगे। उनके गुण में साइलेंसर लगा था, इसलिए बिना आवाज किए वो लोग बाहर खड़े 10 लोगों को बिना देर किए मार गिराए। वो लोग टेंट की ओर बढ़ते उससे पहले उसमें से 2 आदमी बाहर निकला। अपने आदमियों को मारा देख देख चिल्लाते हुए अपने बाकी साथियों को सतर्क कर दिए। सब बाहर निकल गए। सबके बाहर आते ही वो लोग भी अब सामने से लड़ने लगे। कुछ ही देर में पांचों बाकी के लोगों को भी मार गिराए। अब सिर्फ उनका लीडर बचा। उसको भी गोली लगा था, लेकिन अभी तक अभी जिंदा था। कैप्टन अपने साथियों से, इस आदमी को बेस पर लेकर चलो और इस जगह को अच्छे से चेक करो, कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। अपनी कैप्टन की बात सुन सब अपने काम कर लग गए। कुछ ही देर में सब वहां से निकल गए। नेक्स्ट डे मिलिट्री हेडक्वार्टर के मीटिंग हॉल में काफी सीरियस माहौल था। कई सारे हाई रैंकिंग ऑफिसर बैठे अपने हाथ में लिए फाइल को पढ़ रहे थे। उसके चेहरे पर हैरानी के साथ डर, परेशानी जैसे कई सारे भाव आ जा रहा था। उन लोगों के सामने जंगल वाले 5 लोग ऊपर से नीचे काले कपड़े में बैठे थे। उसके साथ एक करीब 30 साल का मिलिट्री ड्रेस पहने ऑफिसर भी बैठा था। मिलिट्री चीफ कमांडर गुस्से में वहां बैठे बाकी ऑफिसर पर चिल्लाते हुए,
आप लोग का ध्यान कहाँ रहता है? हमारे नाक के नीचे इतना कुछ हो गया और किसी को कुछ भी पता नहीं चला। हमारे देश पर होने वाले इतने बड़े आतंकवादी हमले का हमें पता कैसे नहीं चला? क्या यूनाइटेड स्टेट के मिलिट्री अब इन सब का भी पता नहीं कर सकते? अपनी चीफ की बात सुन सारे ऑफिसर का सिर झुक गया। तभी उनमें से एक ऑफिसर गिल्टी भरी टोन में बोला, ये हमारी गलती है चीफ। वो एरिया मेरे अंडर आता है। पिछले कई सालों से वो जंगल बिल्कुल वीरान था, इसलिए हमने वहां की सुरक्षा कम कर दी, इसलिए उनको वहां रहने का मौका मिल गया। उस ऑफिसर की बात सुन चीफ का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ गया। वो अभी आगे कुछ बोलते उससे पहले उन पांचों में बैठा उसका कैप्टन अपनी कोल्ड आवाज में बोला, आप लोग अपनी ये लड़ाई बाद में करना, हमारे पास इतना समय नहीं है। उसकी बात सुन वहां शांति छा गया। फिर कैप्टन आगे बोला, वहां से मिले मैप के अनुसार कैलिफोर्निया के अलावा यूनाइटेड स्टेट के 5 बड़े शहरों पर वो कल सुबह हमला करने वाले हैं, जिसका पता उस फाइल में है। उसकी बात सुन चीफ अपने ऑफिस को जल्दी से उन आतंकवादी को पकड़े के लिए भेज दिए, साथ की सभी जगह की सुरक्षा को बढ़ाने को बोल दिया। चीफ कमांडर की बात सुन बाकी के ऑफिसर वहां से निकल गए। सबको अपनी देश की सुरक्षा देखना था। अब वहां सिर्फ वो पांचों ब्लैक ड्रेस पहने इंसान, उनके साथ बैठा मिलिट्री ऑफिसर और चीफ कमांडर बैठे थे। चीफ कमांडर को अभी भी काफी कुछ जानना था, इसलिए वो उस मिलिट्री ऑफिसर जिनका नाम मिस्टर डेक जॉनसन है। डेक चीफ से, चीफ अब इस मामले में आप क्या करने वाले हैं? क्योंकि जहां तक हमें इन्फॉर्मेशन मिला है, ये सब कोई मामूली आतंकवादी हमला नहीं था। चीफ, इस बारे में मैंने हायर ऑफिसर को बता दिया है, आज दोपहर को ही मीटिंग होने वाली है। फिर कैप्टन से बोले, आपको क्या लगता है ऐसे अचानक वो हम पर हमला क्यों कर रहे हैं? इन सब के पीछे क्या कारण हो सकता है? कैप्टन अपनी शांत मगर कोल्ड आवाज में, मुझे लगता है ये सब सिर्फ हमारा ध्यान भटकाने के लिए किया जा रहा है। उनका मकसद कुछ और है। आतंकवादी के लीडर को इन्वेस्ट करने के बाद हमें पता चला है यूनाइटेड स्टेट के अलावा उसका टारगेट उसमें रशिया और इंग्लैंड जैसी बड़ी देश में भी हमला करना है। मुझे लगता है वो हमारे गवर्नमेंट को इन सब मामलों में उलझे रखना चाहते हैं। उनका असली प्लान कुछ और है। उसका टारगेट हमारा देश, या कह सकते हैं कोई और देश भी हो सकता है जिनके रिलेशन हमसे अच्छे हो। कैप्टन की बात सुन चीफ और डैक के चेहरे पर भी परेशानी के भाव आ गया। अब उनको लग रहा था यह मुद्दा उसके सोच से ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। कैप्टन चीफ से, चीफ अब हम चलते हैं, अब इस मामले में आगे हमारा कोई काम नहीं है। फिर चीफ से परमिशन लेकर वो पांचों वहां से निकल गए। उसके जाने के बाद चीफ डैक से, क्या ये लोग हमेशा हमेशा के लिए मिलिट्री ज्वाइन नहीं कर सकते? उसकी बात सुन डैक मुस्कुराते हुए, क्या आपको लगता है वो ऐसा करेंगे? इनको पैसे की कोई कमी नहीं है, और उससे से भी पहले इनको दुनिया से सबसे प्यारी अपनी आज़ादी है, और आज़ादी के लिए ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। आपको याद है ना, आज से 3 साल पहले जब आप पहली बार इनसे मिले थे तो क्या हुआ था? चीफ मुस्कुराते हुए, कैसे भूल सकता है। जिंदगी में पहली मैं ऐसे बच्चों से मिला था जिन्होंने बिना किसी हथियार के दुनिया के सबसे खतरनाक आतंकवादी को मार गिराया, और पूछने पर बोलते हैं इनकी हिम्मत कैसे हुई। इन्होंने हमारी पार्टी खराब किया, साथ ही हमारा रास्ता रोकने की कोशिश की। उनकी बात सुन उस वक्त को मैं भी हैरान रह गया था। ये सुन डैक भी मुकुराने लगा। डैक, आप लोग, पता है मेरे लिए इन पांचों को ट्रेन करना किसी खतरनाक मिशन से कम नहीं था। ये जितना इंटेलिजेंट उतना ही शैतान है। सोच नहीं था जिन 5 बच्चों को मैं ट्रेनिंग दे रहा हूं वो आज अपनी खुद की एक ऐसी पहचान बना लेंगे जिसके आगे हमारे देश के साथ कई देश उनके आगे सिर झुकाते हैं, जिनके लिए बड़े बड़ा मिशन बच्चों का खेल है। डैक की बात सुन चीफ भी मुस्कुराने लगे। अब तक आप लोग समझ ही गए होंगे। जी हाँ, ये लोग कोई और नहीं, आही, नैन्सी, निक, डिनायल और 5वां लड़का शौर्य है। इनको ट्रेनिंग देने वाला एरिक का दोस्त डैक था। अपनी ट्रेनिंग खत्म होने के बाद ये लोग अपनी एक स्पेशल टीम बना लिए, जिनका मिलिट्री से कोई मतलब नहीं है, लेकिन जब भी मुसीबत आता या देश को इनकी जरूरत पड़ती ये लोग आर्मी और मिलिट्री की मदद करते। पांचों मिलिट्री कैंप से निकल एक कार में बैठ गए। उनकी कार वहां से निकल गया। कुछ देर बाद उनकी कार शहर से बाहर फार्म हाउस पर आकर रुका। ये फार्म हाउस शहर से काफी दूर था। पांचों कार से निकल फार्म हाउस के अंदर आ गए। फार्म हाउस पूरे ब्लैक कलर का था। वहां काफी हाई सिक्योरिटी था। अंदर से भी फार्म हाउस काफी खूबसूरत था। अंदर आते ही पांचों हॉल में लगे सोफे पर लेट गए। इस वक्त उनके चेहरे पर कोई मास्क नहीं था। नैन्सी खुश होकर, यार मजा आ गया, आज कितने दिनों बाद हमें किसी की पिटाई करने को मिला था, दिल खुश हो गया। फिर अगर ही लेटे हुए बॉडी का एक्सरसाइज हो गया। निक बोल, तो तू सही रही है मोटी, आज उन कमीनों की पिटाई कर मजा आ गया।
उन दोनों की बात सुन डिनायल, आही और शौर्य मुस्कुराते हुए अपना सिर हिला दिया। डिनायल अपना मोबाइल देखने लगा। मोबाइल देखते हुए अचानक जोर से चिल्लाते हुए, ओ शिट। आही डिनायल के चिल्लाने पर चिढ़कर से, यार क्या हुआ? तेरे अंदर कब से इस दोनों पागलों को आत्मा आ गया? ऐसे गला क्यों फाड़ रहे हो? डिनायल, मेरा मजाक तुम लोग बाद में उड़ाना, पहले अपना मोबाइल देखो, तब तुम्हारा भी यही हाल होगा। डिनायल की बात सुन सब अपना मोबाइल देखे तो उनका भी वही हालत हुआ। उन पर कल रात से कई सारे कॉल, एरिक, एल्बर्ट, आरतीजी और दिव्या जेड के साथ उनके फैमिली के काफी सारे कॉल आए थे। आही जल्दी से एरिक को फोन की। 2 रिंग में ही उधर से कॉल रिसीव कर एरिक अपनी बेचैनी भरी आवाज में, प्रिंसेस बच्चा आप लोग कहाँ हो? आप ठीक हो ना? कल रात से मैंने कितने कॉल किए, कॉल क्यों नहीं उठा रही थी? आही भाई रिलैक्स, हम लोग बिल्कुल ठीक है और अभी फार्म हाउस पर है। कल रात पार्टी करते हुए हमारा कॉल पर ध्यान नहीं गया। आही की बात सुन एरिक को शांति मिला। एरिक, थैंक गॉड तुम लोग ठीक हो, मैं तो डर ही गया था। अच्छा एक काम करो, अब जल्दी से पहले घर पहुंचो, याद है ना आज क्या है? आही कंफ्यूज में, आज क्या है भाई? मुझे याद नहीं। एरिक, प्रिंसेस आप आज का दिन कैसे भूल सकती हो? आज के दिन ही तो आप हमारी जिंदगी में आई थी, हमें पूरा करने के लिए। आपका बर्थडे है, अब जल्दी से घर पहुंचो। दादी और माँ कल से पूरे घर को सिर पर उठाई है। अब जाकर आही के अपने बर्थडे का याद आया। वही फोन स्पीकर पर होने के कारण सब उनकी बात सुन सकते थे। जैसे ही आही के दोस्तों को उसके बर्थडे का याद आया, वो जल्दी से अपनी जगह से उठ गए। आही अपनी प्यारी आवाज में, ओके भाई, हम 1 घंटे में घर पहुंच जाएंगे, प्लीज जब तक आप उन दोनों को संभाल लो। एरिक उधर से जल्दी आने का बोल कॉल काट दिया। आही के फोन रखते ही वो चारों एक साथ आही के गले लग एक साथ, हैप्पी बर्थडे एंजल, वी आर सॉरी फॉर विशिंग यू लेट। अपने दोस्तों के विश करते ही आही के चेहरे पर मुस्कान आ गया। फिर सब एक दूसरे से अलग हुए। नेक्स्ट सॉरी एंगल मिशन के चक्कर में हमारे दिमाग से आज का स्पेशल दिन निकल गया। डिनायल, सॉरी एंजल, पता नहीं कैसे हमें आज का दिन याद नहीं रहा। आही मुस्कुराते हुए, इट्स ओके गाइज, तुम लोग के साथ मुझे भी मेरा बर्थडे याद नहीं था, मैं भी भूल गई थी। डिनायल, अब समझ आया सबके इतने सारे कॉल क्यों आ रहे थे। आही अपने सिर पर हाथ पर, ओ शिट, मैं तो बताना ही भूल गई। बिग ब्रो ने हमें जल्दी से घर पर बुलाया है, जल्दी चलो। आही की बात सुन सब फार्म हाउस के बाहर भागे, लेकिन शौर्य वहीं रुक गए। आही, शौर्य, हम क्यों रुक गए? तुम नहीं चलने वाले हो? शौर्य, एंजल, वीर भाई का कॉल आया था, उनको आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी। उन्होंने आपको बहुत कॉल किया लेकिन आपके नहीं रिसीव करने पर मुझे कॉल किया। उन्होंने मुझे मिलने को बुलाया है, बिग बॉस के केस में कुछ क्लू मिला है। आप चलिए, मैं शाम को सारी इन्फॉर्मेशन लेकर मेंशन में आता हूँ। शौर्य की बात सुन आही का चेहरा कठोर हो गया। वो बिना किसी एक्सप्रेशन के, ठीक है तुम जाओ, लेकिन याद रहे किसी को तुम्हारा सच पता चलना चाहिए, और चाहे कुछ भी हो तुम अपना ध्यान रखोगे। शौर्य, ओहो एंगल, तुम इतना क्यों परेशान होती हो? डोंट वरी, किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा, और खुद का ध्यान भी रखोगा। उसके बाद आही वहां से निकल गई। उसके निकलते ही वो लड़का भी फार्म हाउस से निकल गया। तो चलिए इनके बारे में जान लेते हैं। शौर्य का पूरा नाम शौर्य पाठक, उम्र 24 साल। ये जन्नत के भरोसेमंद उन 5 आदमी में से एक है। जन्नत को शौर्य एक मिशन के दौरान जख्मी हालत में मिला था। एक मिशन के लिए जन्नत स्पेन गई थी। उस वक्त जन्नत सिर्फ 20 साल की थी। जब वो मिशन कंप्लीट करके जा रही थी, तब उसका ध्यान एक कपल पर गया जो कुछ गुंडे से लड़ रहे थे। वहीं थोड़ी दूर पर एक 18 साल का लड़का खून से लथपथ बेहोश पड़ा था। वैसे जन्नत किसी की मदद नहीं करती, लेकिन निर्दोष को ऐसे मारते नहीं देख सकती, इसलिए वो उस कपल को बचाने चली गई। कुछ देर बाद सारे गुंडे मार गए, लेकिन उस बीच उस कपल की हालत भी काफी खराब हो गया था। उसको एक खतरनाक जहर दिया गया था। मारते वक्त वह आदमी जन्नत को, उनके बेटे को, उसके दुश्मनों को प्रोटेक्ट करने का वादा लेते हैं। उसके बाद शौर्य जन्नत के साथ रहने लगा। इस वक्त शौर्य आही का पर्सनल असिस्टेंट के साथ उसका पर्सनल गार्ड है। आही के ज्यादातर काम यही देखता है। शौर्य को कोई भी माफिया वर्ल्ड में नहीं जनता, क्योंकि जन्नत कभी उसे इन सब में इन्वॉल्व नहीं होने दी। जन्नत शौर्य को अपना छोटा भाई मानती थी, इसलिए उसको हर खतरे से दूर रखती। लेकिन अब शौर्य आही को अपनी छोटी बहन के जैसे प्रोटेक्ट करता। इसको आही और जन्नत का सच पता है, लेकिन फिर भी यह आही को बच्ची के जैसे ख्याल रखता। थैंक यू फॉर लिसनिंग। मुझे उम्मीद है आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज लाइक और कमेंट करना ना भूलें, और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।